हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों का आज की रियल एकेडमी की हिंदी कक्षा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बच्चों, 4 मार्च हमारा हिंदी का पेपर है। 80 अंकों के लिए ये हमारा पेपर होगा और 3 घंटे की अवधि है। तो बच्चों, इतने कम समय में, यानी कि अब कुछ ही दिन बाकी है, इतने कम समय में अधिक से अधिक परिणाम कारक अंक हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का हमारा जो वीडियो है इसी के संदर्भ में। तो दोस्तों, हम समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा के लिए हम जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा समय है हमारे पास, कुछ ही दिन बचे हैं। इतने कम समय में हम किस तरह से अच्छी तरह से परिणाम कारक रिवीजन कर सकते हैं और किस तरह से ध्यान दे सकते हैं जिससे कि हम अच्छे से अंक हासिल कर सके। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 अर्थात गद्य विभाग पर आधारित होगा, जिसके लिए कुल अंक निर्धारित किए गए हैं 20। प्रश्न क्रमांक 1 अ में आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं। 2 अंक होंगे, संजाल या आकृति पूर्ण कीजिए। फिर उसमें और एक प्रश्न इसी तरह से होगा, संजाल और आकृति का, कुल मिलाकर 4 अंक। 2 अंक होंगे आपके शब्द संपदा के लिए। अब शब्द संपदा के लिए आपको विलोम शब्द पूछे जाते हैं, इसी के साथ पर्यायवाची, और कभी कभार लिंग और वचन भी पूछा जाता है। तो बच्चों, आखिरी के जो 2 अंक है, माने 2 अंक संजाल के लिए, 2 अंक आकृति पूर्ण कीजिए, 2 अंक है आपकी शब्द संपदा के लिए और 2 अंक होते हैं आपके सोमत अभिव्यक्ति के लिए। और ज्यादातर परेशानी हमने देखा है, साल भर में कई सारे पेपर्स आपने लिखे हैं और उन परीक्षाओं में हमने पाया है कि आप लोग कहीं ना कहीं सोमत अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा सा डरते हैं, इसकी अच्छी से तैयारी नहीं हो पाती है और अच्छी तरह से आप इसमें अंक हासिल नहीं कर पाते। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं यहां पर सोमत का अंक विभाजन किस तरह से है। सोमत अभिव्यक्ति के जो अंक है वो 2 है। 1 अंक होता है आपको विषय की उचित प्रस्तुति के लिए और दूसरा अंक होता है यहां पर आपको आपकी भाषा शैली और शुद्ध लेखन का ध्यान रखना है। इसके लिए यह आपको इस तरह से 2 अंक प्राप्त होते हैं। रही बात इसमें क्या लिखना है, मैंने कई सारे पेपर्स देखे और उसमें पाया कि बच्चे सोमत में भी लेखक, पाठ, कहानी से संबंधित कुछ चीजें अपने सोमत में व्यक्त करते हैं। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम्हें पूछा गया है सोमत लिखिए, अपने खुद के विचारों को वहां पर अभिव्यक्ति देनी है, न कि लेखक के विचारों को। पाठ से संबंधित, उस कहानी से संबंधित, लेखक से भी संबंधित आपको एक अक्षर भी लिखना नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये जो अभिव्यक्ति का प्रश्न है, यहां पर आपको पूरी स्वतंत्रता है आपके विचारों को रखने की। हां, लेकिन शर्त यह है कि आप इस जो विषय दिया गया है उस विषय से न भटके, ठीक है। सकारात्मक रूप से आप विषय को प्रस्तुति दे, अच्छे से अच्छे अंक यहां पर आप हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको सोमत के बारे में और थोड़ा सा आगे जाकर कहना चाहता हूं कि सोमत में आप अपने विचारों को जैसा चाहिए वैसा लिख सकते हैं। यहां पर मेरे सामने अगर 100-200 विद्यार्थी भी बैठे हैं और मैंने कुछ एक आध विषय उनको अभिव्यक्ति के लिए दिया है, 100 छात्रों का उत्तर कहीं पर भी एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा, हर एक का उत्तर अलग अलग होगा।
लेकिन इसके बावजूद भी उनको पूरे पूरे 2 अंक उसमें मिल सकते हैं। अपने विचारों को लिखना है। जो कोई विषय दिया है, मुझे ऐसा लगता है, उस हिसाब से आप अपने विचारों को रखो। मुझे ये लगा, मैंने लिख दिया। उसमें कोई दो राय नहीं। आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिख सकते हो। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि विषय से आपको भटकना नहीं है, विषय के अनुरूप ही जाना है और सकारात्मक दृष्टि से उसको पूरा करना है। भाषा की शुद्धता, इसी के साथ साथ शुद्ध लेखन, इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से यहां पर 8 अंकों के लिए पहला जो अनुच्छेद होगा, उसमें से 8 में से 8 अंक आप हासिल कर सकते हो। ठीक उसी तरह से दूसरा भी अनुच्छेद रहेगा और तीसरा जो अनुच्छेद होगा वो होगा 4 अंकों के लिए, लेकिन वो पठित गद्यांश नहीं होगा, अपठित गद्यांश होगा। वहां पर भी आकृति पूर्ण कीजिए 2 अंकों के लिए और सोमत के लिए 2 अंक। रही बात अब इतने कम समय में हम किन किन पाठों को अच्छी तरह से देखें, कैसी तैयारी करें, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहली जो हमारी इकाई है उसमें से आप रीढ़ की हड्डी जैसा पाठ, गुरबचन सिंह द्वारा लिखा गया लक्ष्मी जैसी कहानी, फिर दूसरी इकाई में अगर हम जाते हैं तो उसमें श्रम साधना जैसा पाठ है और महिला आश्रम जैसा पाठ। इन पाठों पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दीजिए, आप अच्छी तरह से मार्क्स हासिल कर सकेंगे। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 काव्य विभाग पर आधारित है, कविता पर आधारित है। इस प्रश्न के साथ भी आप अच्छी तरह से न्याय कर सकते हैं। हां, लेकिन कुछ 2-3 कविताएं ऐसी है कि जिसमें शब्द संपदा की तरफ हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। थोड़े से कठिन शब्द है, समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे कि हम देखते हैं दूसरी इकाई की पहली कविता है बरसही जलत। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जथा थिर नाही। थोड़ी सी भाषा में आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, अवधि भाषा है। तुलसीदास जी की बहुत ही सुंदर ऐसी ये रचना जो कि रामचरितमानस से ली गई है और आपने अच्छी तरह से उसकी तैयारी की है, परंतु भावार्थ लिखने में कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा इसमें पीछे रह जाते हैं। तो शब्दों को आप अच्छी तरह से देखिए और भावार्थ जो आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाता है, सरल भावार्थ लिखिए। या फिर प्रश्न होता है कि प्रथम 4 पंक्तियों का या फिर अंतिम 4 या 2 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए, इस तरह से। तो आपको भावार्थ अच्छी तरह से प्रस्तुत करना है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अच्छी तरह से इसके शब्दार्थ देखेंगे। फिर पहली इकाई की कविता है गिरधर नागर, इसी के साथ साथ भारत महिमा। फिर समता की ओर जो आखिरी कविता है हमारे पाठ्यक्रम की समाप्ति कराने वाली, मुकुटधर पांडे जी की बहुत ही सुंदर कविता है, लेकिन शब्द संपदा को लेकर के आपको थोड़ा सतर्क रहना है। शब्द थोड़े कठिन हैं और इसलिए थोड़े से ज़बानी याद करने में, बायहार्ट करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये 3-4 कविताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला प्रश्न होगा, आकृति या संजाल पूर्ण कीजिए, उसी के बाद भावार्थ लिखिए। तो इस तरह से 6 अंक यहां पर आपको प्राप्त होते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन पर आधारित है। 8 अंकों का योगदान होगा इस प्रश्न का और इस प्रश्न में एक पूरक पठन गद्य खंड से और दूसरा पूरक पठन काव्य विभाग से आएगा, 4-4 अंकों के लिए। यहां पर भी जैसे हमने कहा कि आकृति पूर्ण कीजिए, 2 अंकों के लिए होगा पठित गद्यांश के लिए, और 2 अंक होंगे यहां पर भी आपको सोमत व्यक्त करने के लिए। सोमत के लिए फिर से वही बात कहूंगा मैं आपको, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से विषय को प्रस्तुत कीजिए, मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। कविता की बात करूं मैं तो जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 2 की बात की है यहां पर, जो कि 12 अंकों के लिए प्रश्न है दूसरा, उसी तरह से
तीसरे प्रश्न में काव्य विभाग लेकिन पूरक पठन की कविता होगी। और पूरक पठन में मैं आपको कहूं कि पूरक पठन की कविता की तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ मैं दो कविताएं कहता हूं, एक है मन और दूसरा है हम इस धरती की संतति है। मन कविता तो पिछली परीक्षा में मार्च में पूछी गई है। अब थोड़ा अधिक ध्यान आप हम इस धरती की संतति की ओर देंगे तो अधिक अच्छा होगा, इसका फायदा होगा। ठीक है। और फिर 2 अंक के लिए यहां पर भावार्थ भी आपको लिखना है, शब्दार्थ आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। और इसी के साथ ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न क्रमांक 1 जो है 20 अंकों के लिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न क्रमांक 2 काव्य विभाग पर आधारित जो कि है 12 अंकों के लिए, और प्रश्न क्रमांक 3 जो कि पूरक पठन पर आधारित है, यह प्रश्न है 8 अंकों के लिए। हमने यहां पर अच्छी तरह से समझा है कि ये 40 अंक किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 अंकों का योगदान है इस प्रश्न के लिए और इसकी तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। व्याकरण पर आधारित प्रश्न है और व्याकरण में मैं आपसे कहूं कि आपको 14 में से 14 पूरे अंक हासिल हो सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं है इसमें। आपको यहां पर थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है एक काल परिवर्तन में और अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करने के लिए। बाकी जो है कारक होंगे, अव्यय होंगे। हां, अव्यय का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, पर वाक्य में प्रयोग करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जो भी अव्यय के शब्द आपके सामने होंगे, जो भी अव्यय के शब्द आपके सामने दिए जाएंगे, सबसे पहले आपको सोचना है कि यह शब्द, यह अव्यय किस प्रकार का है, माने कौन से प्रकार में आता है। यह क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है या फिर विस्मयादि बोधक है। आपने अगर यह समझ लिया कि इन चारों में से यह शब्द या फिर यह अव्यय कौन से प्रकार में आता है, तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको कठिनाई नहीं होगी, सही तरह से वाक्य में प्रयोग होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर कारक, कारक की अगर हम बात करें तो 1 अंक है कारक के लिए। इसमें भी पूरे अंक आपको हासिल हो सकते हैं, पूरा 1 अंक मिल सकता है। देखो, यहां पर सिर्फ थोड़ी सी कठिनाई होती है कि कर्म का कारक चिन्ह को है, ठीक है ना, और संप्रदान का भी कारक चिन्ह को है। दोनों में हम फर्क कैसे करें, क्योंकि हमने कारक का जो चार्ट है, जो तालिका है, वो तो हमने जबानी याद कर ली, और हां, इस तालिका को जबानी याद करना ही है, अन्यथा फिर यहां पर आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं। हां, जहां दिक्कत आती है, जहां परेशानी है, कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, तो ये जो को संप्रदान का भी और कर्म का भी को संभ्रम की स्थिति यहां पर पैदा करता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यदि वाक्य में किसी को कुछ देने की बात आई है, जैसे कि शिक्षक ने छात्र को पुरस्कार दिया, देने की बात है और कारक चिन्ह को आया है, ठीक है ना। देखो, मैं वाक्य लिखता हूं, शिक्षक ने छात्र को पुरस्कार दिया। यहां पर कारक चिन्ह है को। अब देने की बात है, इसीलिए यह संप्रदान कारक है, अन्यथा कर्म कारक लिखो। अगर वाक्य में कुछ देने की बात नहीं है तो कर्म कारक। उसी तरह से कारक चिन्ह आता है से।
ये करण का भी कारक चिन्ह है और अपादान का भी कारक चिन्ह है इससे। लेकिन अलग होने की, दूर होने की जहां कोई बात होती है, अलग या दूरी, जैसे ना स्टेशन से गाड़ी छूट गई, तो उससे मतलब स्टेशन से गाड़ी अलग हो गई, वह या फिर चाची अपने कमरे से निकल रही थी, तो उससे अलग होने की बात है, तो ये होता है कारक अपादान। अगर अलग होने की या दूर होने की बात नहीं है तो कारक होगा करण, और अलग होने की या दूर होने की बात है कहीं उसमें, तो कारक होता है अपादान। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। बाकी व्याकरण में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। मुहावरे आपको अच्छे से याद करने हैं। हां, मुहावरे का प्रश्न आपको दो तरह से पूछा जाता है, इसमें विकल्प है। या तो आप मुहावरे को किसी वाक्य में प्रयोग कीजिए, या फिर एक वाक्य आपको दिया जाएगा परीक्षा में और उस वाक्य में आपको जो मुहावरा दिया गया है, दो मुहावरे होंगे, उसमें से आपको जो रेखांकित वहां पर कोई शब्द होंगे उसको हटाकर उस जगह पर इस मुहावरे को रखना होता है। ठीक है, तो आप दोनों में से जो आप सही समझे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे जो पहले वाला प्रकार है उसमें थोड़ी सी गलती करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन याद रखो स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए, माने अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, आपका मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने का ढंग थोड़ा सा अलग है कई बच्चों का, जो हमने देखा है साल भर में। देखो, अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए। जैसे कि अगर मुहावरा है, मान लीजिए चंपत होना, आपने उसका अर्थ लिखा कि गायब होना या भाग जाना। ठीक है ना, तो आपका वाक्य में प्रयोग सीधा सीधा होता है कि मेरा मित्र चंपत हो गया। इस तरह से वाक्य नहीं चलेगा, क्योंकि कोई ना कोई अर्थ उस वाक्य से निकलना चाहिए। इसलिए यदि आप लिखो कि पुलिस को देखकर चोर वहां से चंपत हो गया, तो वाक्य आपका उचित होगा और इसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चीजों पर आपको अधिक ध्यान देना है। पहला ही प्रश्न होगा आपको, और जहां पर आपको किसी वाक्य में रेखांकित किया जाएगा, उस रेखांकित शब्द का शब्द भेद आपको बताना होगा। व्याकरण का प्रश्न हल करते समय याद रखिएगा कि आप यदि प्रश्न क्रमांक उचित लिखकर उसका प्रश्न भी लिखेंगे तो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि आपके उत्तर पत्र की जो जांच करने वाला है उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप प्रश्न भी लिखें और नीचे उसका उत्तर भी लिखें। मैंने देखा है कि व्याकरण के प्रश्न में छोटे छोटे उत्तर होते हैं कई बार, पर आप लोग उसे पूर्ण विराम नहीं देते हो। तो भले एक या दो ही शब्द में उत्तर क्यों ना हो, लेकिन आपको पूर्ण विराम देना जरूरी है और उचित क्रमांक लिखना भी आवश्यक है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपको 26 अंक मिलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 में पत्र लेखन है, तो मैं आपसे कहूंगा कई सारे पत्र लेखन आपने साल भर में लिखे हैं। इतने कम समय में अभी हम क्या कर सकते हैं, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखो कि पत्र लेखन का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, उसे अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि प्रीलिम्स के भी कई सारे पेपर्स मैंने चेक किए हैं, उसमें मैंने देखा है कि आप लोगों को अभी भी प्रारूप अच्छी तरह से याद नहीं है, अभी भी वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट नहीं हुआ है। कहां पर दिनांक लिखना है, कहां पर पता लिखना है, कहां पर पूर्ण विराम है, कहां पर कॉमा है, इन चीजों के बारे में अभी भी आप कहीं ना कहीं संभ्रम में हो। ईमेल आईडी आप ठीक से नहीं लिखते हो, कभी कभी लिखते नहीं हो, विषय आप सही तरह से लिखते नहीं हो, विषय लिखने के बाद पूर्ण विराम नहीं देते हो। ये कई सारी कमियां हैं, अभी भी नजर आ रही हैं। तो आप प्रारूप आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। रही बात पत्र के विषय की कि कौन कौन से विषय यहां पर हम करें, कौन कौन से विषय की तैयारी करें, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी पत्र लेखन अनौपचारिक करना चाहते हैं, माने जो घरेलू पत्र वगैरह होता है,
तो वे इन विषयों की ज़्यादा तैयारी करें। जैसे कि अभी तक हमने देखा है कि परीक्षा में ज़्यादातर पत्र जो है किस तरह का पूछा जाता है, अनौपचारिक, या तो अपने छोटे भाई या बहन के लिए पत्र और उन्हें कोई ना कोई सलाह देते हुए या किसी चीज का महत्व बताते हुए। जैसे कि उदाहरण के लिए योग का महत्व समझाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, पढ़ाई का महत्व समझाते हुए, अच्छी संगति का महत्व समझाते हुए। इस तरह का पत्र अपने छोटे भाई बहन के लिए पूछा जाता है, या तो फिर मित्र के लिए पत्र लिखने को कहा जाता है। और मित्र के लिए पत्र अगर लिखने के लिए कहा जाए तो विषय कौन सा होता है? ज्यादातर अभिनंदन करने वाला पत्र। जैसे वो किसी परीक्षा में प्रथम आया है, चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आया है, किसी खेल प्रतियोगिता में प्रथम आया है, तो इस तरह से उसका अभिनंदन करने वाला पत्र लिखिए, ऐसी सूचना होती है। जो छात्र औपचारिक पत्र लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि वे ज्यादातर तैयारी करें उस विषय की जो चीजों की मांग कराने वाला पत्र होता है। वैसे तो शिकायत पत्र भी पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा चीजों की मांग करने वाला जो पत्र होता है वो ज्यादातर पूछा गया है, आज तक देखा गया है। और चीजों की मांग करने वाला पत्र मतलब क्या है? तो पुस्तकों की मांग करने वाला पत्र हो सकता है, किसी आयुर्वेदिक औषधियों की मांग कराने वाला पत्र हो सकता है, खेल सामग्री की मांग कराने वाला पत्र हो सकता है। तो इस तरह के पत्र की आप अच्छी तरह से जो है तैयारी करें। और इस प्रकार के पत्र में याद रखिएगा, अगर पुस्तकों की मांग कराने वाला पत्र है तो 2-4 किताबें, उस लेखक के नाम, हिंदी के ही लेखक हो, हिंदी की किताबें हो, और उसकी प्रतियां, ऐसी तालिका आपको बनानी होती है। ठीक है। आयुर्वेदिक औषधियों की भी कुछ 2-4 नाम आप याद रखो, 2-3 भी रखेंगे तो भी बहुत होगा। तालिका बनानी होती है चीजों की मांग करने वाले पत्र के लिए। ठीक है बच्चों, तो कई सारे पत्र लेखन की तैयारी हम अच्छी तरह से कर चुके हैं। आप अब इस आखिरी दौर में, आखिरी कुछ दिनों का समय हमारे पास बचा है, उसमें आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर आता है कहानी लेखन। कहानी लेखन के लिए विकल्प भी है और वो है वृत्तांत लेखन। पर हां, देखो ऐसा है कि वृत्तांत लेखन, मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि वृत्तांत लेखन की तुलना में कहानी लेखन करना आपके लिए सरल होगा, क्योंकि कई सारे उत्तर पत्र की जहां मैंने जांच की है वहां पर देखा है कि आप वृत्तांत लेखन में कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दिए मुझे। इसलिए कहानी लेखन, लेकिन कहानी लेखन करते समय भी आप जो जो आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं उन संकेत बिंदुओं को अच्छी तरह से समझें और एक अच्छी कहानी का ढांचा तुम्हारे आंखों के सामने जब तक तैयार नहीं होता है तब तक कहानी लिखना आरंभ ना करें। कहानी लेखन करते समय कहानी भूतकाल में हो, इस बात का ध्यान रखें। कहानी को एक उचित शीर्षक दे दो, कहानी से प्राप्त सीख लिखो, क्योंकि शीर्षक के लिए और सीख के लिए 1-1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 2 अंक होते हैं इसमें शीर्षक और सीख के, और 2 अंक होते हैं आपको विषय की एक उचित प्रस्तुति के लिए, और 1 अंक होता है आपकी भाषा शैली और शुद्ध लेखन के लिए। तो यहां पर ये 5 में से 5 अंक हासिल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और जो बच्चे वृत्तांत लेखन ही करना चाहते हैं, क्योंकि कहानी लेखन कभी कभार हो सकता है कि आपको समझ में ना आई हो, तो वृत्तांत लेखन भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वृत्तांत लेखन में स्थल, काल और घटना का उचित उल्लेख होना चाहिए। और कोई शिक्षक दिन है या फिर महिला दिवस है, हिंदी दिवस है, गणतंत्र दिवस है, इसका वृत्तांत लेखन करने के लिए आपको कहा जाता है, तो आपको बाल दिन है तो आपके उसकी दिनांक पता होनी चाहिए, तारीख तिथि पता होनी चाहिए, और जो तारीख या तिथि है उसके अगले दिन की तिथि या तारीख आपको लिखनी होगी। ठीक है, क्योंकि सेम डेज को तो समाचार पत्र में ये खबर छप कर नहीं आती है ना, तो इस तरह से। फिर है गद्य आकलन, 4 अंकों का योगदान है इसके लिए, और ये मैं तो कहता हूं कि बोनस अंक है बच्चों। अच्छी तरह से लिखो, अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह रखो और सुंदर तरीके से 4 प्रश्न बना दीजिए। फिर आता है विज्ञापन। विज्ञापन भी बहुत सरल है। विज्ञापन के लिए
एक आध घोष वाक्य जो मैंने आपको बताए थे, कुछ कई सारे घोष वाक्य, वो सारे कुछ घोष वाक्य आप रख सकते हैं। उत्पादन की विशेषता रख सकते हैं। छोटा सा एक उत्पादन का चित्र आप बना दीजिए, उसकी विशेषता बता दीजिए, और आखिर में संपर्क और ईमेल आईडी लिख दीजिए। संपर्क, पता और ईमेल आईडी। ये भी आप अच्छी तरह से विज्ञापन को भी न्याय दे सकते हैं और अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आता है आपका निबंध लेखन का प्रश्न। निबंध लेखन के लिए 7 अंक निर्धारित किए गए बच्चों। सबसे पहले देखो कि 1 अंक जो होता है 7 में से, वो है आपके विषय का आरंभ, यानी कि प्रस्तावना। फिर 2 अंक होते हैं विषयानुरूप विस्तार। 2 अंक होते हैं तुम्हारी भाषा शैली, शुद्ध लेखन, भाषा मुहावरेदार होनी चाहिए, भाषा आपकी मतलब उसमें जो कोटेशन वगैरह जो दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि निबंध ज्यादातर आप तैयारी करो आत्मकथा। उदाहरण के लिए आपको अगर किसी घायल सैनिक की आत्मकथा ऐसा विषय आता है, तो छोटा से कोई कविता उसमें फिट होने वाली कई सारी कविताएं मैंने बताई थी, पर एक खाद उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। या फिर जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो पत्थर है इंसान नहीं जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस तरह से आप कविता उसमें 2-3 लाइन डाल सकते हैं। भाषा आपकी मुहावरेदार होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। शुद्ध लेखन पर आप विशेष ध्यान दीजिए, और पैराग्राफ वाइज, अनुच्छेद वाइज आपको जाना है, ठीक है। और निबंध के जो मैंने आपको विषय दिए थे, देखो आत्मकथन पर आधारित विषय, जैसे कि फूल की आत्मकथा है, नदी की आत्मकथा है, पुस्तक की आत्मकथा, किसान की आत्मकथा। वैसे तो किसान की आत्मकथा पिछली बार भी आया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। और यदि इन 3-4 विषय जो मैंने कहे उसमें से अगर एक भी विषय नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3-4-5 निबंध आपने जो अच्छी तरह से तैयारी की है, इसी के आधार पर आप आत्मकथा का निबंध अच्छी तरह से लिख सकते हो और अच्छे से अच्छा अंक इसमें आप हासिल कर सकते हो। इस तरह से आप अपने हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। देखिए, जो मैंने आपके उत्तर पत्र की जांच की है, वहां पर जो कुछ गलतियां साल भर में मुझे नजर आई है, उसे कैसे दूर करें। क्योंकि क्या होता है कि हमारा लेखन शुद्ध लेखन नहीं होगा तो हमारा लेखन जो है प्रभावी नजर नहीं आता है और अच्छे अंक हम नहीं हासिल कर सकते। इसलिए कुछ चीजें हैं जो मुझे ध्यान आई है, वो मैं आपके साथ यहां पर साझा करना चाहता हूं। देखिए बच्चों, मैंने अक्सर देखा है कि आप जब लिखते हो मैं या फिर मैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं के स्थान पर आप मैं लिख देते हो और मैं के स्थान पर मैं लिख देते हो। आपको याद दिला दूं कि ये मैं का मतलब होता है इन और मैं का मतलब होता है आई। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो। दूसरी आपकी गलती मैंने देखी है ज्यादातर, वो है की, ह्रस्व की और ये दीर्घ की। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ह्रस्व की है वो 2 वाक्यों को जोड़ती है, अर्थात वो समुच्चय बोधक अव्यय है। इस तरह से उस की के पहले एक वाक्य होगा और उसके आगे एक वाक्य होगा। 2 वाक्यों को जोड़ने वाली ये की हमेशा ह्रस्व रहेगी, अर्थात छोटी, या फिर तुम्हारी भाषा में पहली होगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए समाचार में सुनने को आया है कि, या फिर समाचार में बताया गया है कि आज मुंबई में मूसलाधार बारिश होगी, तो की जो है 2 वाक्यों को जोड़ता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। तो जो की है वो 2 वाक्यों को जोड़ता है। पिताजी ने कहा है कि पढ़ाई पर ध्यान दो,
तो पिताजी ने कहा है, एक वाक्य है, पढ़ाई पर ध्यान दो दूसरा वाक्य है, दो वाक्यों को ये की जोड़ता है। और इतना ही नहीं, मैं इसके आगे ले जाकर आपको बताना चाहूंगा, परंतु, किंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, बल्कि, ये सारे जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। अर्थात ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। पहले एक वाक्य होगा, बाद में दूसरा वाक्य होगा, और ये जो शब्द है वो कंजंक्शन वर्ड होगा। इसलिए परंतु, क्योंकि, बल्कि, अथवा, ताकि, ये सारे जो शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है। इसलिए इन शब्दों पर लगने वाली सभी मात्राएं, चाहे वो वेलांटी उकार हो अर्थात ई ऊ की मात्रा हो, वो हमेशा ह्रस्व ही होती है, अर्थात छोटी ही होती है, पहली ही होती है। तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अच्छा, और एक शब्द जो है मैं अक्सर देखता हूं कि आप लोग गलती करते हो, और वो है हूं। कई बार आप लिखते हो ना, कई जगह पर आप इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं, तो हूं जब लिखते हैं तो आप हमेशा उसके जो स्पेलिंग है उसमें गलती करते हो। ठीक है, दीर्घ ऊ की मात्रा होगी चंद्र बिंदी के साथ हूं। तो इन चीजों का आप बच्चों विशेष ध्यान रखो। अच्छा, तुम्हारा जो पेपर है हिंदी के पहले वाला, वो 27 तारीख को खत्म हो रहा है। तो 27, 28, 1, 2, 3 और 4 तारीख को हिंदी का पेपर है। मतलब 5 दिन का समय तुम्हारे पास है। फरवरी के 27, 28 2 दिन और मार्च के 1, 2, 3 दिन। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप उचित तरह से इसका एक नियोजन बनाइए। 27 तारीख को आप जब घर आएंगे, आपका पेपर लिखने के बाद जब घर पहुंचेंगे, तो आप अच्छी तरह से सारे पाठों की और कविताओं की तैयारी करें। तैयारी कर मतलब क्या है कि सर हमारी पढ़ाई हो चुकी है, आप कतई चिंता मत कीजिए, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आप पेपर के लिए जाइए। लेकिन जाने से पूर्व सरसरी आंखों से इन कविताओं को, पाठों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। कविताओं की तैयारी करनी है तो क्या करना है, मैंने आपको समझाया है कि अच्छी तरह से भावार्थ समझना है और शब्दों की तरफ ध्यान देना है, शब्द संपदा समझनी है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ दूसरा दिन माने 28 तारीख, तो आपको अच्छी तरह से व्याकरण पर ध्यान देना है। पूरा व्याकरण अच्छी तरह से रिवाइज करो, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और हां, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि कहीं कहीं वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कि मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, आप वाक्यों में प्रयोग तो कई बार सही ढंग से कर लेते हो, परंतु कहीं ना कहीं शब्दों के लिखने में गलती कर देते हो। तो भाई मैं एक बात आपको, एक सलाह आपको देना चाहूंगा कि देखो, वाक्य तुम्हारा अपना है, शब्द तुम्हारे अपने हैं, तो क्यों ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें कि जिसका स्पेलिंग लिखने में हमें दिक्कत आती है। सरल सरल शब्द का प्रयोग कीजिए, वहां पर कोई रोक टोक नहीं, कोई आपको कहने वाला नहीं कि इसी तरह का वाक्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आप सरल शब्दों का, जिसमें आपको पूरा आत्मविश्वास है कि यह शब्द मेरा गलत हो नहीं सकता, जो लिखने में आसान है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों यहां पर यह है कि व्याकरण की तैयारी के लिए जो साल भर में जो व्याकरण पढ़ाया है, जो वाक्य दिए हैं, उसकी आप अच्छी तरह से तैयारी करें। मैंने पहले भी कहा कि विशेष तौर पर आप काल परिवर्तन और अर्थ के अनुसार वाक्य परिवर्तन पर विशेष ध्यान दें। अच्छा, उसके बाद जो अगला दिन होगा आपका, अर्थात पूरक पठन के जो पाठ और कविताएं हैं उसकी तैयारी कर ले, और उसी के साथ साथ जो आपका पत्र लेखन है उसके साथ साथ पत्र लेखन भी कर लीजिए। चौथा दिन आपका निबंध के लिए रखिए, सिर्फ उस दिन निबंध की ही तैयारी कर लीजिए। आत्मकथा के जितने निबंध मैंने कहे हैं, आपने लिखे हैं साल भर में, वे सारे निबंध आप अच्छी तरह से देख लीजिए। देखो, मैं फिर से एक बार कहता हूं, आप 27 तारीख को आपका पेपर लिखकर जब घर आएंगे, तो उसी दिन से
आप पाठ और कविताओं की अच्छी तरह से तैयारी करें। जो पाठ मैंने आपको बताए हैं, जो कविताएं बताई है प्रश्न क्रमांक 1 और 2 तथा 3 के लिए, उन पाठों को अच्छी तरह से समझना है। और कविताओं की तैयारी करते समय आप ध्यान रखिए कि शब्द संपदा पर अधिक लक्ष्य केंद्रित करें, भावार्थ को समझे और सुंदर तरीके से भावार्थ जो है आप परीक्षा में लिखें। फिर 28 तारीख, आप पूरा 28 तारीख का दिन 28 फरवरी व्याकरण के लिए दीजिए। अच्छी तरह से व्याकरण की तैयारी कीजिए। व्याकरण की तैयारी करते समय मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि आप काल परिवर्तन तथा अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, इस पर अधिक लक्ष्य केंद्रित करें। फिर तारीख 1 मार्च, पूरा दिन आप पत्र लेखन का प्रारूप समझिए। यदि संभव हो तो 2-3 पत्र आप औपचारिक अनौपचारिक लिखकर देखिए। कहानी लेखन, इसी के साथ साथ विज्ञापन, ये 3-4 चीजें जो है। उसके बाद अगला जो दिन है 2 तारीख, आप लोग केवल और केवल निबंध के लिए रखिए। निबंध लेखन की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। एक बार फिर से बताता हूं, फूल की आत्मकथा जैसा निबंध है, नदी की आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा और किसान की आत्मकथा, ये 3-4 विषय आप अच्छी तरह से कर लीजिए। निबंध की तैयारी करनी है मतलब क्या करना है कि निबंध को अच्छी तरह से समझना है। निबंध जो लिख कर दिए हैं वो पढ़ने हैं अच्छी तरह से। इसकी शुरुआत कैसी है, पैराग्राफ वाइज जाना है कि प्रथम पैराग्राफ में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है और आखिरी पैराग्राफ में क्या बताया है। मतलब इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और 5वां जो दिन है आपका, वो है आपके अच्छी तरह से जो जो आपने किया है ये 3-4 दिनों में प्रैक्टिस अच्छी तरह से, तैयारी अच्छी तरह से, इन सबको आप एक नज़र डालिए। चाहे वो व्याकरण हो, कविता हो, पाठ हो, पूरक पठन हो, निबंध लेखन हो या पत्र लेखन, कहानी लेखन या वृत्तांत लेखन हो, इन सभी चीज़ों पर आपको एक सरसरी नज़र से देखना है। और 4 तारीख को आपको पूरे आत्मविश्वास, धैर्य के साथ परीक्षा के लिए जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन बेहतर रंग लाएगी और आप ऊंचे से ऊंचे अंक हासिल करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आपको परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।